चलिए आज एक जासूसी कहानी में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुरानी है। हम पता लगाएंगे कि इतिहासकार आखिर प्राचीन भारत के रहस्यों से पर्दा उठाते कैसे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास कोई टाइम मशीन है ही नहीं, तो हम ये कैसे जान पाते हैं कि सदियों पहले जिंदगी कैसी थी, साम्राज्य कैसे बने और कैसे मिट गए। ये एक बहुत बड़ा रहस्य लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमारे आसपास ही बिखरा पड़ा है। और बस यहीं से इतिहासकारों का काम एक जासूस जैसा हो जाता है। वे सिर्फ तारीखें नहीं रटते, बल्कि सुरागों की तलाश करते हैं, सबूतों के अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं ताकि अतीत की एक पूरी तस्वीर बन सके। तो चलिए देखते हैं कि उनके जासूसी टूलकिट में क्या क्या है। तो हमारा पहला पड़ाव है, कह सकते हैं, क्राइम सीन, यानी कि खुद जमीन। पुरातात्विक सुराग वो चीजें हैं जिन्हें अतीत पीछे छोड़ गया है और जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी के जरिए इतिहासकार सचमुच इतिहास को खोदकर बाहर निकालते हैं। जमीन की हर एक परत एक नया चैप्टर है। हर टूटा हुआ बर्तन किसी भूली हुई दावत की कहानी सुनाता है और हर औजार का टुकड़ा हमें ये बताता है कि लोग तब कैसे रहते थे, क्या खाते थे और क्या बनाते थे। अब इन प्राचीन टीलों को देखिए। इन्हें सिर्फ मिट्टी का ढेर समझने की गलती मत कीजिएगा। ये तो सभ्यताओं का परत दर परत जमा हुआ इतिहास है। सबसे नीचे की परत हमें सबसे पुरानी कहानी सुनाती है, और जैसे जैसे खुदाई ऊपर की तरफ होती है, हम वक्त में आगे बढ़ते जाते हैं। ये टीले हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि शहर कैसे बसे थे, बल्कि ये भी कि समाज कैसा था, उनकी सांस्कृतिक प्रथाएं क्या थीं। ये एक तरह की वर्टिकल टाइम मशीन है। और फिर आता है एक और जबरदस्त सुराग, सिक्के। सिक्कों की पढ़ाई, जिसे मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं, किसी खजाने की खोज से कम नहीं है। धातु के ये छोटे छोटे टुकड़े सिर्फ पैसे नहीं हैं, ये उससे कहीं ज्यादा हैं। जरा सोचिए, एक अकेला सिक्का कितनी बातें बता सकता है। वो हमें शासक का नाम बताता है, जिससे राजवंशों की टाइमलाइन बनाने में मदद मिलती है। सिक्के में इस्तेमाल हुई धातु, जैसे सोना है या सीसा, उस दौर की आर्थिक हालत का इशारा देती है। और जब सातवाहन राजाओं के सिक्कों पर हमें जहाज बने हुए मिलते हैं, तो ये उनके समुद्री व्यापार का पक्का सबूत बन जाता है। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्के तो उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाते हैं, जो एक महान विजेता के कलात्मक पहलू को उजागर करता है। एक ऐसी बात जो शायद जंग के रिकॉर्ड में कहीं खो जाती। जमीन से मिले सबूतों की लिस्ट में अगला नंबर है पुरालेख शास्त्र का, यानी शिलालेखों का अध्ययन। ये अतीत के ऑफिशियल अनाउंसमेंट हैं, जो पत्थर और धातु पर हमेशा के लिए लिख दिए गए हैं। ये शिलालेख राजाओं के ऐलान हैं, उनकी जीत के रिकॉर्ड हैं, या फिर उनके दिए गए दान का ब्यौरा। जैसे समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, जो उनके दरबारी कवि ने लिखा था, हमें उनकी जीतों का सीधा सीधा ब्यौरा देता है। या फिर पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख, जो हमें एक जंग की कहानी सीधे विजेता के नजरिए से बताता है। ये पत्थर के वो गवाह हैं जो हमें शासकों की आवाज सीधे सुनाते हैं। और फिर इतिहास में एक कमाल का मोड़ आया। सदियों तक अशोक के कई शिलालेख एक पहेली बने हुए थे, क्योंकि उनकी ब्राहीन लिपि को कोई पढ़ नहीं पाता था। लेकिन 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक स्कॉलर ने इस कोड को तोड़ दिया, और अचानक से भारत के एक महानतम सम्राट की आवाज, जो सदियों से खामोश थी, इतिहास में फिर से गूंजने लगी, जिसने प्राचीन भारत के बारे में हमारी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ठीक है, तो अब जरा खुदाई वाली जगहों से बाहर निकलते हैं और प्राचीन लाइब्रेरियों की तरफ चलते हैं। हमारे जासूसों के लिए सुरागों का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है लिखा हुआ शब्द, यानी साहित्यिक साक्ष्य। ये जो ग्रंथ है ना, ये उस जमाने की डायरी, रूल बुक और कहानियों का खजाना है। जैसा कि इस चार्ट में दिखता है, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक नक्शा है, जिसे हम मोटे तौर पर दो मेन रास्तों में बांट सकते हैं, और दोनों ही हमें प्राचीन जीवन के अलग अलग पहलुओं की गहरी समझ देते हैं। एक तरफ है धार्मिक साहित्य, जैसे वेद और पुराण, जो हमें उस समय की आस्था, दर्शन और रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। दूसरी तरफ है सेक्युलर साहित्य, मतलब वो साहित्य जिसका धर्म से सीधा लेना देना नहीं है और जो कानून, राजनीति और रोजमर्रा की जिंदगी जैसे विषयों पर बात करता है। दोनों ही बेहद जरूरी हैं। धार्मिक ग्रंथों में देखें तो वेद सबसे पुराने और सबसे अहम है। ऋग्वेद के भजन हमें शुरुआती वैदिक समाज की झलक देते हैं, जो पशु पालते थे और प्रकृति की पूजा करते थे।
वहीं अथर्ववेद हमें आम लोगों के विश्वासों, उनके डर और बीमारियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जादू टोने के बारे में बताता है। ये ग्रंथ हमें उस दुनिया की आध्यात्मिक और सामाजिक नींव की एक गहरी समझ देते हैं। और सेक्युलर साइड पर आएं तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो समझिए एक साम्राज्य चलाने की बड़ी ही प्रैक्टिकल गाइड बुक है, जिसमें जासूसी से लेकर टैक्स वसूलने तक सब कुछ शामिल है। ये हमें उस दौर की राजनीति की एक सच्ची तस्वीर दिखाता है। वहीं कालिदास के नाटक हमें उस युग के कल्चरल लाइफ की खूबसूरती में डुबो देते हैं। और हाँ, संगम साहित्य को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, जो दक्षिण भारत के शुरुआती इतिहास को समझने के लिए हमारा प्राइमरी सोर्स है। अब हमारी जासूसी कहानी में एक नया किरदार आता है, एक बाहरी गवाह। विदेशी यात्रियों के लिखे हुए अकाउंट्स हमें एक आउटसाइडर का नजरिया देते हैं, जो कभी-कभी स्थानीय सोर्स की बातों को कंफर्म करते हैं तो कभी-कभी उन्हें चैलेंज भी करते हैं। सदियों से भारत एक चुंबक की तरह रहा है, जो दुनिया भर के यात्रियों को अपनी ओर खींचता था। पहले यूनानी राजदूत और व्यापारी आए, फिर बौद्ध धर्म का ज्ञान पाने के लिए चीनी तीर्थयात्री हजारों मील पैदल चलकर आए, और बाद में भारतीय विज्ञान और दर्शन को पढ़ने के लिए अरब के विद्वान आए। इन सब ने अपने अनुभव लिखे, जो हमें एक बेशकीमती बाहरी नजरिया देते हैं। जैसे मेगिस्थनीज को ही ले लीजिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत थे। उन्होंने इंडिका में राजधानी पाटलिपुत्र की शान और मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो लिखा, वो कमाल का है। सदियों बाद चीनी तीर्थयात्री फायान ने गुप्त साम्राज्य की तस्वीर एक शांतिपूर्ण और खुशहाल देश के रूप में पेश की। और फिर अलबरूनी ने तो भारतीय समाज, विज्ञान और धर्म का इतना गहरा और निष्पक्ष विश्लेषण किया कि वो आज भी इतिहासकारों के लिए एक बेहद जरूरी सोर्स है। तो अब हमारे पास पुरातात्विक खोजें हैं, सिक्के हैं, शिलालेख हैं, ग्रंथ हैं और विदेशी यात्रियों के अकाउंट्स भी हैं। अब शुरू होता है असली काम, इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक पूरी कहानी बनाना। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी एक सोर्स अपने आप में परफेक्ट नहीं होता। एक दरबारी कवि अपने राजा की तारीफ में बातें बढ़ा चढ़ाकर लिख सकता है। एक विदेशी यात्री स्थानीय रीति रिवाजों को गलत समझ सकता है। एक अच्छा जासूस या कहें एक अच्छा इतिहासकार किसी एक गवाह पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करता। असली खेल तो इन सभी स्रोतों को एक दूसरे के साथ क्रॉस चेक करने का है। जब पुराणों में किसी राजवंश का जिक्र मिलता है और फिर हमें जमीन की खुदाई में उसी राजवंश के राजाओं के नाम वाले सिक्के मिलते हैं, तो साहित्यिक कहानी को एक ठोस भौतिक आधार मिल जाता है। जब एक चीनी यात्री किसी बौद्ध मठ के बारे में लिखता है और पुरातत्वविदों को ठीक उसी जगह पर उसके खंडर मिलते हैं, तो इतिहास मानो जिंदा हो उठता है। इसी क्रॉस एग्जामिनेशन से इतिहास की एक भरोसेमंद कहानी उभरकर सामने आती है। और ये हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमने बहुत कुछ उजागर कर लिया है, लेकिन सोचिए अभी कितना कुछ खोजा जाना बाकी होगा। जमीन के नीचे या धूल भरी पांडुलिपियों में न जाने कितने रहस्य दबे होंगे, जो इतिहास के अगले महान जासूस के मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग साहित्य प्रकाश यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और ऐसे ही रोज वीडियो देखने के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।